नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के पेट्रापोल में भारत बांग्लादेश सीमा पर नवनिर्मित यात्री टर्मिनल भवन और मैत्री द्वार कार्गो गेट का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, वर्ष 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्टेशन होगा, जिसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना ESI के अंतर्गत इस वर्ष अगस्त में 20,74,000 से अधिक नए श्रमिकों ने पंजीकरण कराया। स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज आज से भारत के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। अभिषेक ने अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता और अहमदाबाद में भारतीय महिला क्रिकेट टीम 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में आज न्यूजीलैंड के साथ खेलेगी। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 115वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा। हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इस कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के पेट्रापोल में भारत बांग्लादेश सीमा पर यात्री टर्मिनल भवन और मैत्री द्वार कार्गो गेट का उद्घाटन करेंगे। टर्मिनल का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा भारत और बांग्लादेश के नागरिकों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाना है। एक रिपोर्ट। उत्तर 24 परगना जिले में स्थित यह बंदरगाह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा भूमि बंदरगाह है, जो दोनों देशों के बीच व्यापार और वाणिज्य के लिए महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। पेट्रापोल बेनापोल क्रॉसिंग महत्वपूर्ण सीमा क्षेत्रों में से एक है, जहां से दोनों देशों के बीच लगभग 70% व्यापार होता है। ये भारत का 8वां सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आव्रजन बंदरगाह भी है, जो सालाना 23 लाख से अधिक यात्रियों को आवाजाही की सुविधा प्रदान करता है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत। श्री शाह बाद में हुगली जिले के आरामबाग में सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वे शाम में कोलकाता के सॉल्ट लेक में पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। भारत अंतरिक्ष में वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करेगा, जिसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के बीच एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर के दौरान ये बात कही। एक रिपोर्ट। सहमति पत्र का उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करना है, जिससे देश में वैज्ञानिक नवाचार के एक नए युग की शुरुआत होगी। इसके अलावा सहमति पत्र में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना और बायो E3 यानी अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति जैसी कई प्रमुख पहलों की रूपरेखा तैयार करने की बात कही गई है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा। डॉक्टर सिंह ने कहा कि सार्वजनिक और निजी भागीदारी भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के तेजी से विकास में सहायक रही है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष स्टार्टअप की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और करीब 300 स्टार्टअप अब अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। We were just one-digit space startup. Today we are close to 300, below 300, just in 3 years. And our first generation startups have turned into entrepreneurs. And our space economy is also on the rise. We're 8 million now, we hope to go 3 times up to 40 million. And this has happened because we have allowed it to grow. We had no dearth of potential, no dearth of talent. कर्मचारी राज्य बीमा योजना में इस वर्ष अगस्त में 20,74,000 से अधिक नए कर्मचारियों ने अपना पंजीकरण कराया है। पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष अगस्त महीने की तुलना में पंजीकरण में 6.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। इनमें से 9,89,000 कर्मचारी
25 वर्ष से कम आयु वर्ग के हैं, जो कुल पंजीकृत संख्या का 47.68% है, जबकि 4.14 लाख कर्मचारी महिला वर्ग हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इस अवधि के दौरान 28,917 नए प्रतिष्ठानों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के दायरे में लाया गया है। स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज आज से भारत के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। स्पेन के किसी राष्ट्रपति का ये दौरा 18 साल बाद हो रहा है। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति सांचेज इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता करेंगे। दोनों नेता वडोदरा में C-295 विमान के फाइनल असेंबली लाइन प्लांट का उद्घाटन करेंगे, जो मेक इन इंडिया की एक प्रमुख पहल है। इसे एयरबेस स्पेन के सहयोग से टाटा एडवांस सिस्टम्स द्वारा स्थापित किया जा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का भी राष्ट्रपति सांचेज से मिलने का कार्यक्रम है। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, जिससे द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात का दौरा करेंगे और कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वे वहां स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज के साथ C-295 विमान के निर्माण के लिए टाटा विमान परिसर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अमरेली में भारत माता सरोवर का शुभारंभ करेंगे और करीब 4,900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के योगदान की सराहना की है। नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान 2024 पर एक वीडियो संदेश में राष्ट्रपति ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। पिछले वर्ष विक्रम लैंडर द्वारा चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास उतरने का सीधा प्रसारण मैंने देखा था। सभी देशवासियों के साथ मैं भी गर्व का अनुभव कर रही थी। सरदार पटेल हमारे राष्ट्रीय एकता के प्रतीक पुरुष हैं। आइए सरदार पटेल की पावन स्मृति में हम सभी विकसित भारत के निर्माण के राष्ट्रीय लक्ष्यों की दिशा में एकजुट होकर आगे बढ़ने का संकल्प लें। इस अवसर पर इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा कि भारत का लक्ष्य अगले 10 वर्ष में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अपने योगदान को 2% से बढ़ाकर 10% करने का है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को कल अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया। ये लगातार दूसरा वर्ष है जब उन्हें विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर के रूप में मान्यता दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्य केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ भाजपा नेताओं के साथ महाराष्ट्र विधानसभा के आगामी चुनावों में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के लिए प्रचार करेंगे। इसके अलावा कई भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नामांकन भरने का अंतिम दिन करीब आने के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कल 22 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। भाजपा अब तक कुल 121 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने अब तक कुल 87 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। एनसीपी-एसपी ने कल 22 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी की। एनसीपी-एसपी अब तक 67 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है। शिवसेना यूबीटी ने कल दूसरी सूची में 15 उम्मीदवारों के नाम जाहिर किया। इसके बाद 3 उम्मीदवारों का नाम सोशल मीडिया पर घोषित किया गया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने कल 15 उम्मीदवारों की सूची जाहिर की। राज्य में अब तक 288 निर्वाचन क्षेत्रों में 991 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों को ऐसे बयान देने से सचेत किया है जिससे दूसरों की भावनाएं आहत होती हैं। झारखंड की अपर मुख्य चुनाव अधिकारी नेहा अरोड़ा ने कहा कि इस तरह के बयान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही उचित कार्रवाई की जाएगी।
हमारे MCC का वायलेशन अगर कहीं होता है और विशेष रूप से कुछ ऐसे कमेंट जो किसी की भावना को ठेस पहुंचाते हैं, ऐसे में इलेक्शन कमीशन का भी विस्तृत गाइडलाइन है। अगर राजनीतिक दल और उम्मीदवारों को किसी भी तरह का इस तरह से बयान से परहेज करना है जिससे महिलाओं के सम्मान और प्रतिष्ठा के प्रतिकूल माना जा सकता है, कि मतदाताओं की जातिगत सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी, मतदाता को गुमराह करने के उद्देश्य से कोई भी गलत बयानबाजी नहीं करेंगे। चुनाव अधिकारी ने ये कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के राज्य सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता इरफान अंसारी द्वारा पार्टी की आदिवासी महिला उम्मीदवार सीता सोरेन के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के बाद की है। तेलंगाना राज्य मंत्रिमंडल ने हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना की दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। 76 किलोमीटर से अधिक लंबी और 24,200 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की ये परियोजना शहर के 5 प्रमुख गलियारों से होकर गुजरेगी। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में कल हैदराबाद में हुई बैठक में मेट्रो रेल के दूसरे चरण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR को मंजूरी दी गई। सरकार ने सोशल मीडिया मंचों पर बम होने की झूठी धमकी पर नियंत्रण लगाने के लिए एक परामर्श जारी किया है। सरकार ने सोशल मीडिया के मध्यस्थों को झूठी धमकियों को तुरंत हटाने और अधिकारियों के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि सोशल मीडिया के माध्यमों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 और भारतीय न्याय संहिता 2023 का पालन अवश्य करना होगा। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं जसपाल कौर। भारत की अभिषेक ने अल्बानिया के तिराना में अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीता है। उन्होंने कल रात पुरुषों के 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में यूक्रेन के मायकिटा अब्रामोव को 3-0 से हराया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम अहमदाबाद में आज 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में न्यूजीलैंड के साथ खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। काठमांडू में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला नेपाल से होगा। भारत 5 बार यह चैंपियनशिप जीत चुका है। जापान में संसद के निचले सदन के चुनाव के लिए मतदान जारी है। इस चुनाव में निचले सदन की 465 सीटों में से 289 सीटों पर एकल सीट निर्वाचन क्षेत्रों पर सीधे मतदान के जरिए सांसद चुने जाएंगे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने नई दिल्ली में वायु गुणवत्ता स्तर को खराब श्रेणी में रखा है। सुबह 6 बजे राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 349 दर्ज किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार। धन्यवाद लवलीन। अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष से संबंधित खबरें दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, राष्ट्रीय सहारा सहित सभी अखबारों में हैं। हिंदुस्तान की सुर्खी है पश्चिम एशिया में बढ़ रहा है तनाव। इंटरनेट मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय का ये निर्देश कि बम की अफवाह की सूचना तुरंत सोशल मीडिया से हटाए, दैनिक जागरण की पहली खबर है। पत्र ने मंत्रालय के हवाले से लिखा है, ऐसा नहीं करने पर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये कहना कि आदिवासी भागीदारी के बिना देश का विकास संभव नहीं, पंजाब केसरी में है। पत्र लिखता है, राष्ट्रपति ने कहा, आदिवासियों की जीवन शैली से सीखकर भारत के सतत विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है। प्रदूषण में मामूली कमी, वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में, जनसत्ता में प्रमुखता से है। घटिया हेलमेट बनाने और बेचने वालों पर होगी देशव्यापी कार्रवाई, दैनिक जागरण की खबर है। पत्र आगे लिखता है, केंद्र सरकार ने ISI की फर्जी मोहर लगे और गैर मानक वाले हेलमेट बेचने तथा बनाने वालों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने का निर्देश दिया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला में भारत की हार पर सभी अखबारों ने आकलन किया है। दैनिक जागरण लिखता है, भारत 12 वर्ष में पहली बार घर में टेस्ट श्रृंखला हारा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के पेट्रापोल में भारत बांग्लादेश सीमा पर नवनिर्मित यात्री टर्मिनल भवन और मैत्री द्वार कार्गो गेट का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, वर्ष 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्टेशन होगा, जिसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। कर्मचारी राज्य बीमा योजना ESI के अंतर्गत इस वर्ष अगस्त में 20,74,000 से अधिक नए श्रमिकों ने पंजीकरण कराया।
स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज आज से भारत की 3 दिन की यात्रा पर। भारत के अभिषेक ने अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।